और नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग एम्स गोरखपुर के लिए मास्टर क्लास लॉन्च करा है। ये 7-8 क्लासेज आपको मिल भी गए होंगे। तो अगर जो आप तैयारी करने वाले बच्चे हो तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा हट के टॉपिक है। एम्स गोरखपुर से का कोई ज़्यादा लेना-देना है नहीं। इसका ज़्यादातर मतलब होगा उन बच्चों के लिए जो अभी कोर्सेज कर रहे हैं और काफ़ी चिंतित हैं कि भैया मेरे प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। मैं बीएससी एमएलटी, बीएमएलएस या डीएमएलटी या एमएमएलएस करने के बाद इंडिया में जॉब कैसे पाऊँगा? मुझे क्या करना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट? उन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ही गहनता से आज बात करेंगे। यानी कि एक तरह से एक कंप्लीट प्लेसमेंट गाइड या प्लेसमेंट टूर होने वाला है आज का लेक्चर हमारा। इन शॉर्ट लिखेंगे लेक्चर को और कंसाइज़ लेक्चर को रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम क्या करेंगे कि काफ़ी क्लियर चीज़ों पे ही बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा शुरू करते हैं तो चीज़ों को लेके को आपका करियर क्या होने वाला है बीएससी एमएलटी, बीएमएलएस या डीएमएलटी के बाद। देखिए, जब भी आप बीएससी एमएलटी, बीएमएलएस या डीएमएलटी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी चिंता होगी कि भाई मुझे जॉब कैसे मिलेगा? मुझे क्या करना चाहिए आज मेरा ये कोर्स कंप्लीट करने के? तो आप समझिए आपके 3 रास्ते हैं, 3 मेजर पाथ्स हैं आपके पास दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट जॉब, या तो गवर्नमेंट जॉब लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में या जॉब लीजिए या हायर एजुकेशन, ठीक है? यानी आपके पास 3 सेक्टर हैं, 3 पाथ हैं, 3 रास्ते हैं, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट सेक्टर का, हायर एजुकेशन। मैं क्या करता, मैं हायर एजुकेशन को हमेशा ज़्यादा हाई रेट करूँगा। हायर एजुकेशन की तरफ जाऊँगा सबसे पहले। अगर जो मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है और मेरे पास समय है आगे की पढ़ाई को जारी रखने का, तो मैं हायर एजुकेशन को प्रेफ़र करूँगा। और हायर एजुकेशन करके आप क्या कर सकते हैं, जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसको प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर यूजी, आफ्टर कंप्लीशन पीजी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी। ये सब आप करेंगे, उसके बाद से आपको जॉब करने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का। तो जो बच्चे चाहते हैं कि फैमिली को जल्दी से सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, तो गवर्नमेंट जॉब उनके लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में क्या-क्या है, तो जैसे एम्स अपना एग्ज़ाम कराता है, एमसीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, एसजीपीजीआई, देन केजीएमयू, बीएचयू एंड मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया सब अपना-अपना एग्ज़ाम्स कराती हैं। जैसा उनको रिक्वायरमेंट होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट जो भी है स्टेट्स गवर्नमेंट हैं इंडियाज़ के, वो भी क्या करते हैं अपने-अपने ये निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, एडवर्टाइज़मेंट निकालते हैं। अगर जो आप उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो तो आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए और पढ़ के तैयारी करिए इसके लिए। अगर जो आप इसको निकालने में सक्षम हैं तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब अगर जो आपको जैसे ही कोर्स करके निकल रहे हैं 6 महीने, साल भर में मिल जा रहे हैं, तो एक बड़ा बिग टेक अवे है आपके लिए, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है? थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे 95% बच्चे, ठीक है? 95% बच्चे कहाँ जाते हैं? कि प्राइवेट सेक्टर में जा रह के बच्चे काम करते हैं, ठीक है? तो 95% स्टूडेंट अगर जो कहीं पे जाते हैं, तो है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? हायर एजुकेशन में बहुत कम बच्चे जाते हैं। बच्चे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही ज़्यादा तैयारी करते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है अपने 6 साल, 7 साल के करियर में। तो अगर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाते हो तो अच्छा है, लेकिन एक एक इसमें समस्या ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएँगे तो ज़्यादातर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, उनमें क्या है कि 1 या 2 ईयर या 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो। मतलब मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाले जॉब ही आपको मिलते हैं। तो एक्सपीरियंस आएँगे कहाँ से भाई? प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर से आप जॉब करेंगे, तभी आप गवर्नमेंट जॉब में आके अच्छा जॉब एस्टेब्लिश कर पाएँगे, आप एलिजिबल हो पाएँगे। ठीक है? ये था हमारा 3 मेजर पाथ को। अब बात करेंगे स्टेबिलिटी की। गवर्नमेंट जॉब क्या स्टेबिलिटी देता है? तो एक-एक करके बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट सेक्टर का और स्किल क्या होना चाहिए आपके पास, उन सब की बात करेंगे। मतलब एक कंपैरिज़न करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। देखिए,
गवर्नमेंट में भी दो तरह के गवर्नमेंट जॉब है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब और स्टेट गवर्नमेंट का जॉब। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारा पर्क और बेनिफिट्स देती है, ज़्यादा सैलरी देती है, वाइल स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसीज तो खूब आती हैं लेकिन सैलरी मिनिमम होता है, कम होता है थोड़ा एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, उसमें क्या है सबसे ज़्यादा सैलरी भी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, मतलब लंबे समय तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं, यहाँ से रिटायरमेंट लेंगे, रिटायरमेंट प्लान भी रेडी रहता है। देन एग्ज़ाम क्या-क्या आप देख सकते हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट रोल के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब जा रहे हो तो एम्स और सेंट्रल हॉस्पिटल, एम्स हो गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और सेंट्रल हॉस्पिटल में जैसे एसजीपीजीआई हो गया, ठीक है, लेडी हार्डिंगे हो गया, ईएसआईसी हो गया, ये सब क्या है सेंट्रल हॉस्पिटल्स है। तो इन हॉस्पिटल्स को आप टारगेट कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलती है। देन इंडियन रेलवेज भी बहुत सारा पर्क और बेनिफिट देता है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका एग्जाम कराता है। आरआरबी सीईएन कॉमन एंट्रेंस फॉर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट, उसके लिए एग्जाम कराता है, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईएसआईसी हॉस्पिटल। ईएसआईसी हॉस्पिटल भी बताया ही मैंने आपको, एक तरह का सेंट्रल हॉस्पिटल है और हर स्टेट में बोल सकते हैं एक तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के आसपास और हर जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि थोड़े से डेवलप्ड हैं वहाँ पे ईएसआईसी हॉस्पिटल प्रेजेंट है, तो उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, रेगुलर जॉब आती हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल, यानी कि ज़्यादातर जॉब आती हैं लोकल मेडिकल कॉलेजेस में जॉब मिलती है आपको, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लोकल मेडिकल कॉलेज में से जैसे गोरखपुर में जाएंगे तो बीआरटी मेडिकल कॉलेज है, देवरिया में जाओगे देवरिया मेडिकल कॉलेज है, महाराजगंज में जाओगे महाराजगंज मेडिकल कॉलेज है, बरेली में जाओगे बरेली मेडिकल कॉलेज है, वो स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे लगातार वैकेंसी तो आती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ज़्यादा है, मेडिकल कॉलेज ज़्यादा, तो वैकेंसी ज़्यादा आती है। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जिसको आप सदर अस्पताल बोलते हो, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी वैकेंसी आती है, वहाँ के लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन इसमें सैलरी थोड़ा सा कम होती है। जॉब सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है, गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें पे काफ़ी थोड़ा कम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या वैकेंसीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को टारगेट करेंगे ये जॉब पाने के लिए, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके तहत आपको जॉब मिलेगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्या है, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन जो है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वो क्या करता है, वैकेंसीज निकालता है फॉर द वेरियस पोस्ट सच एज लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, इन सारे लोगों को इन सारे वैकेंसीज पे जॉब निकलता है, वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आप स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आपको जॉब मिलती है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, एनआरएचएम। एनआरएचएम के तहत भी बहुत सारा आपको जॉब मिलता है, जैसे अभी 15 फाइनेंस पे जॉब आता है, सीएचओ का जॉब आता है आपको, नर्सिंग स्टाफ का जॉब आएगा, वो सब आपको यहाँ से मिलता है। टेक्नीशियंस को भी मिलेगा, लैब टेक्नीशियंस को भी। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे वैकेंसी चलते रहते हैं, उन्हें भी आप टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या ग्रोथ है। अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये तो हायर है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट या सेक्टर में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या करियर ग्रोथ। पहले तो कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कारपोरेट हॉस्पिटल जैसे कि आप देखोगे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, मेदांता, ठीक है, ये सारे हॉस्पिटल्स क्या है, कारपोरेट हॉस्पिटल है। यहाँ पे क्या है, फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट होगा काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है, काफ़ी तेज़ी से चेंजेज रहता है और बहुत ही मॉडर्न होता है। यानी कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, ऑटोमेशन के बारे में सीखना है, ड्राई केमिस्ट्री चलानी है, आपको जितने भी ऑटोमेशन का मॉडर्न टेक्निक है वो सब आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। यानी कि आप, मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो तुरंत मत जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, 1-2 साल काम करो, फिर गवर्नमेंट में आओ, तो आपका वैल्यू हायर रहेगा। अदरवाइज क्या है, आपको वो वैल्यूज नहीं मिलेंगे। कुछ डायग्नोस्टिक जाइंट जाइंट है अपने इंडिया में, कुछ बड़े बड़े डायग्नोस्टिक लैब हैं, उसमें आप काम कर सकते हो, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब है, मेट्रोपोलिस है, थायरो केयर है,
वो एक स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ देता है आपको, एक तरह का रास्ता बना के देता है आपके करियर के लिए, ताकि आप क्या कर सको, जाके इसमें इसमें जॉब करके आपका करियर एक तरह से बूस्ट हो जाता है। ये भी काफ़ी हाई और मॉडर्न टेक्निक से भरे होते हैं। लेकिन इन दोनों में एंट्री कर पाना काफ़ी ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। यानी कि मोस्ट प्राइवेट जो लैब्स हैं वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए कंडक्ट कराते हैं। डायरेक्ट आपको बुलाते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते हो, आपको जॉब मिल जाती है। यानी काफ़ी आसान है। वाइल गवर्नमेंट में क्या है, फॉर्म भरोगे, एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा तय नहीं है। एग्ज़ाम होगा तो मार्क्स आपके कितने अच्छे हैं, आपके कट ऑफ आपके दोस्तों से अच्छे हैं कि नहीं, आप उस कट ऑफ में आएँगे तभी आपको जॉब मिलेगी। उसमें भी डीबी होगा, बहुत सारा काम बाकी है। तो अराउंड 1 ईयर तो लग ही जाते हैं। स्किल क्या-क्या चाहिए आपको अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए? तो पहले बात, फ्लेबोटॉमी आनी चाहिए। मतलब एक्सपर्ट हो आप ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, चाहे उन छोटे बच्चे का है या ओल्ड एज पीपल का है। तो उन लोगों में, जैसे छोटे बच्चों में वेन्स जल्दी नहीं मिलता है और ओल्ड एज में वेन मिलता है लेकिन वो स्लिपरी होता है। तो फ्लेबोटॉमी आपको अच्छी आनी चाहिए। ऑटोमेशन आना चाहिए। अगर जो सीनियर टेक्नीशियन के रूप में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑटोमेशन के बारे में जानेंगे तो आप जितने बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी के या फिर हिस्टोपैथो के ये हैं आपका, सॉरी, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, उनको आप हैंडल करना आपको आना चाहिए। एनएबीएल के रूल्स हैं, जैसे आईएसओ 15189 है, एनएबीएल 112, इसको जानना ज़रूरी है। क्यूसी, आईक्यूसी, ये सब जानोगे तभी आपको इसमें ज़्यादातर आपको लैब्स आपको हायर करेंगे। देन एच आई एस एल आई एस क्या है? ये ऑटोमेटेड सिस्टम है रिपोर्ट जनरेशन का। ठीक है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम या हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली क्या करता है, ऑपरेशनल जो भी वर्क है आपका, उसको काफ़ी स्मूथ बनाता है। तो मतलब कि स्किल क्या-क्या चाहिए एक अच्छा टेक्नीशियन होने के लिए? फ्लेवोटॉमी आना है, ऑटोमेशन आना है, एनएबीएल रूल्स को जानना है और एचआईएस के बारे में आपको बेहतरी से ये आता है, तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये स्किल को बढ़ाने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं बैचेज़ लॉन्च करने वाला हूँ एक टेक्निक, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पैसे की। पैसे कितने मिलेंगे? मेन बात वही है, एडमिशन हम इसीलिए लेते हैं भाई, पैसे कमाने हैं। तो कैसे पैसे कमाओगे? तो अगर जब लोकल क्लिनिक और हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो आपका एक्सपेक्टेड सैलरी जो होगा फ्रेशर का, वो 12,000 से 18,000 होने वाला है। कहीं पे इससे भी कम देते हैं तो आपकी गलती है। आप ऐसे सिटी में या ऐसे लैब को ज्वाइन ना करें जहाँ पे अनक्वालिफाइड या अनप्रैक्टिस्ड पीपल को जॉब मिल रखी है। तो आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे आपकी डिग्री की वैल्यू है, तो उधर 12,000 से 18,000 के लगभग में आपकी शुरुआत होगी एक्सपेक्टेड मंथली से। नेक्स्ट है बीएससी एमएलटी। बीएससी एमएलटी यानी बीएमएलएस आपने किया है, 18,000 से 35,000 का जॉब मिलता है। थोड़ा सा रेपुटेड होगा ये काफ़ी। और ये जो है कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी इतनी है। 18 के आपको कॉरपोरेट में मिलेगी और 35 के मिल सकता है गवर्नमेंट से। ठीक है, शुरुआती सैलरी है। अदर पर्क बेनिफिट इसके साथ अलग हैं। अब इसमें देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 45,000 से ज़्यादा से शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेशर की सैलरी या डिप्लोमा की है बैचलर, 45,000 से ज़्यादा से शुरू होगी। ठीक है, अब आप जॉब पाएंगे कहाँ से? ठीक है, जॉब कहाँ से पाएंगे आप? तो पहले तो आप जॉब पोर्टल बनाएंगे, अपना एक प्रोफाइल बनाओगे, जैसे naukri.com है, इंडीड है, वेबसाइट्स हैं, ये लिंक्डइन है। इनमें आप लैब टेक्नीशियन के रोल के लिए अपना प्रोफाइल बनाएंगे। उधर आप अपना फ़ोटो, अपना क्वालिफ़िकेशन, अपने बारे में मेंशन करेंगे, आपको क्या-क्या टेक्निक्स आते हैं। तो जो भी लोग हैं वो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयर हैं वो आपको विज़िट करेंगे, तो आप उनको पता चलेगा कि भाई ये मेरे लिए सूटेबल बंदा है, तो वो आपको हायर करेंगे। दूसरा है डायरेक्ट वेबसाइट विज़िट करिए। जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ है, मेट्रोपोलिस है या मैक्स है, अपोलो है, मेदांता है, इनका करियर पेज जो है, आप उनके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करियर का ऑप्शन होता है, करियर पे क्लिक करिए और वहाँ पे अपना सीवी को अपलोड कर दीजिए। आपका सीवी अपलोड कर दीजिए, उनको रिक्वायरमेंट होगा और आपकी सीवी पढ़ के उनको अच्छा लगेगा तो वो आपको ज़रूर हायर करेंगे। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से भी या फिर किसी से यही बोलता हूँ कि आप अपने सीनियर के साथ बिगाड़ के बना के रखिए।
क्योंकि कल का आपका सीनियर जहाँ पे जॉब करता है उसके साथ अच्छी बातचीत है, तो आप उसका रेफरेंस लेके वहाँ पे जॉब ले सकते हैं, काफ़ी ईज़ी है। तो देखिए काफ़ी लैब्स जो हैं वो रेफरल पे ही वैकेंसी है, जो भी रेपुटेड। तो रेफरल के लिए आपको अपना रेपुटेशन बढ़िया बना के रखना है, लोगों से ज़्यादा मिलजुल के रहना है, ताकि वो आपको रेफर कर सकें। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करती है, लोगों को बताती रहती हैं कब क्या जॉब आ रहा है। जैसे फ्री जॉब अलर्ट है या सरकारी रिजल्ट है, वो पैरामेडिकल एग्जाम के नोटिफिकेशंस आपको देते रहेगा, कब कैसे क्या आने वाला है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू का सक्सेस किस पे डिपेंड, ठीक है। रिज्यूम सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। रिज्यूम में आप अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को हाईलाइट करिए, क्या क्या मशीन आपने ऑपरेट किया है उसे मेंशन करिए, आपने क्या क्या स्पेशली ट्रेनिंग आपको मिला है, जैसे ब्लड बैंकिंग का कुछ अलग से ट्रेनिंग मिला है, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, आपने ACLS किया है, BLS किया है। इसका अलग से मैं वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो करने के बाद एक लैब टेक्नीशियन को ज़्यादा सैलरी मिल सकती है एक नॉर्मल पर्सन से। तो उसका अलग से वीडियो में लाने वाला, ठीक है। और क्या-क्या कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। पहले हाउ डू यू हैंडल अ हीमोलाइटिक सैंपल, एक हीमोलाइटिक सैंपल आता है, तो उसे आप हैंडल कैसे करोगे? हमको अपने लैब के सेफ्टी प्रोटोकॉल बताइए, कैसे क्या प्रोटोकॉल होने वाला है लैब का। और इमरजेंसी, कैन यू परफॉर्म इमरजेंसी नाइट शिफ्ट, यानी नाइट शिफ्ट इमरजेंसी में आप परफॉर्म करने में ये हैं क्या कहते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, आप सक्षम हैं वो करने में, कैपेबल हैं। अगर जो आप इन ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके आंसर देने में ठीक ठीक है, तो आपको ज़रूर आपका इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है और को सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अपनी सैलरी बढ़ा कैसे सकते हो, जो मैंने तीसरा ऑप्शन बताया था भाई, वो क्या था, हमको अपनी हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान। तो सबसे पहले जानेंगे, एजुकेशन कभी भी ग्रेजुएशन पे ख़त्म, मतलब BSc MLT BMLS कर लिया, तो ये नहीं सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा अभी नॉलेजेबल हो, तो वहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होगी। आप अपने जितने ज़्यादा सैलरी स्पेशलिटी को बढ़ाओगे, अपने पे को बढ़ाते जाओ। अगर जो आपकी सैलरी 20,000 है, ठीक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर या मिनिमम 40,000 श्योर है, लेकिन आपका स्किल आना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या-क्या कर सकते हो आप बैचलर करने के बाद? सबसे पहले तो MSc MLT कर सकते हो। MSc MLT स्पेशली किस में होता है, MMLS बोलते हैं अभी इसको, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, इन सब से आप MSc कर सकते हो और लैब के सुपरवाइजर के रूप में काम, लैब सुपरवाइजर। देन MBA हेल्थ केयर या MHA कर सकते हो आप, जिसमें आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, एडमिन का रोल प्ले कर सकते हो, मतलब कि सीनियर पोस्ट काफ़ी है, हॉस्पिटल का मैनेजर बन सकते हो। देन आप PhD कर सकते हो। PhD करने के बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ आप US से यूरोप में रिसर्च के लाइन में जा सकते हो। ये सबसे हाई रेटेड जॉब, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत रेपुटेशन। PhD करिए अगर जो आप सक्षम है तो, नहीं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए आप जा सकते हो, ये भी काफ़ी हाई रेटेड जॉब है। जैसे ही MSc आपने कंप्लीट कर लिया, आप पैरामेडिकल कॉलेजेज में पढ़ा सकते हैं। ये आपका स्केलिंग था, कैसे स्केलिंग अप था योर इनकम का। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर द ग्रेट करियर विच इज स्टार्ट टुडे। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, गेट प्लेस्ड, और लैबमेट से क्वेश्चन पूछते रहिए, हम इधर है ही हैं आंसर्स के लिए आपके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। बाय बाय।